25 अगस्त 2022 की सुबह अंधेरी की रहने वाली 15 साल की वंशिता राठौर स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती हैं। मगर 26 अगस्त को वंशिता की लाश नायगॉन रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़े से सूटकेस में मिलती है। उसका जिस्म कंबल में लपेटा हुआ था, शरीर पर चाकुओं के वार के निशान थे। तो आखिर वंशिता की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस जांच शुरू करती है। मुंबई पुलिस की 10 टीम के अलावा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम भी इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाता है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तब जाकर कातिल का पता लगता है। तो आखिर ये कातिल कौन था? उसने 15 साल की वंशिता की हत्या क्यों कर दी थी? ये शातिर अपराधी पुलिस को हफ्ते भर तक चकमा देने में कैसे कामयाब रहा था और आखिरकार पुलिस इसे कैसे पकड़ पाई? चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत रोज की तरह वंशिता के स्कूल जाने से होती है। अमूमन वंशिता स्कूल से शाम तक वापस आ जाती थी, मगर 25 अगस्त को देर शाम तक वापस नहीं आती हैं। जब घर वाले वंशिता को फोन करने का प्रयास करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कुछ दोस्तों से फोन करके वंशिता के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वंशिता स्कूल ही नहीं गई है। जब परिवार वालों को पता चलता है कि वंशिता स्कूल नहीं गई है तो वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अपने लेवल से प्रयास करने के बावजूद जब परिवार वाले लड़की का पता नहीं लगा पाते हैं तो परिवार वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को शाम के 3:30 बजे वाले पुलिस को पास के ही नायगॉन रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास एक लावारिस बैग मिलने की खबर मिलती है। जल्द ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर बैग खुलवाते हैं तो उसके अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के शरीर पर गहरे जख्म के निशान मिलते हैं। जिस बैग में लड़की की लाश मिली थी, इस बैग में एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिलता है। स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से 1 घंटे के अंदर ही पुलिस वाले पता लगा लेते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वंशिता की ही है। ऑलरेडी वंशिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों को डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जल्द ही कंफर्म हो जाता है कि यह लाश वंशिता की है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वंशिता की यह हालत किसने की है? सवाल आसान था, मगर इसका जवाब इतना पेचीदा होने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शुरुआत में तो लोकल पुलिस ही इस केस की जांच करती है, मगर 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर इस मामले को सॉल्व करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीम लग जाती हैं। सबसे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, जिस रास्ते से अमूमन वंशिता जाया करती थी। घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में वंशिता जरूर दिखाई देती है, मगर आगे जाकर वो स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय किसी और रास्ते पर जाते हुए दिखाई देती हैं। फिर कुछ देर बाद की सीसीटीवी फुटेज में वंशिता 2 लड़कों के साथ दिखी जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज में वंशिता के साथ 2 लड़कों का दिखना इस केस में पुलिस के लिए पहला ब्रेक थ्रू था। पुलिस वाले सबसे पहले इन लड़कों के बारे में जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के अपने अपने घर से लापता हैं। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं वंशिता वाले केस से इन दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। बस इसी के बाद पुलिस वाले उन लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू करते हैं। इन लड़कों का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आता है, इसलिए पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक करने में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। शक होने लगता है कि ये लड़के कहीं शहर छोड़कर भाग तो नहीं गए हैं, इसलिए अब पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का सिलसिला शुरू होता है। मुंबई के अलग अलग लोकेशन पर मौजूदा रेलवे स्टेशन पर जाना और वहां पर लगे हजारों कैमरों को चेक करना बड़ा ही मुश्किल काम था, मगर फिर भी पुलिस वाले इस काम को शुरू कर देते हैं। वंशिता के साथ शुरुआती समय में सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों लड़कों की पहली तस्वीर विरार रेलवे स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कमाल की बात यह थी कि 2 घंटे के बाद ये दोनों लड़के फिर से उसी स्टेशन पर दिखाई देते हैं। वहां से ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखते हैं। अब पुलिस वाले इस लीड को फॉलो करते हुए जयपुर तक जाते हैं। यहां भी सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। पता चलता है कि ये लड़के जयपुर से जोधपुर और फिर वहां से अजमेर जाते हैं। आगे की जांच से लीड मिलता है कि अजमेर के बाद दोनों वैष्णो देवी गए हैं। इन सब के बीच कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस और सस्पेक्ट के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहता है। पुलिस वाले जब वैष्णो देवी जाकर वहां इन दोनों लड़कों की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि अब ये लोग वहां से पोखरण गुजरात चले गए हैं। जब दोनों सस्पेक्ट गुजरात में एंट्री कर लेते हैं तो अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की भी मदद मुंबई पुलिस लेती है। अहमदाबाद पुलिस की मदद से पता चलता है कि दोनों लड़के अब पोखरण से पालनपुर नाम की जगह की तरफ चले गए हैं। यहां तक पहुंचते हुए 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। पुलिस वाले अब तक अहमदाबाद से अजमेर के बीच 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चुके थे। इन फुटेज में एक बात कॉमन थी कि इन लड़कों के पास लड़की का स्कूल बैग मौजूद था। जब दोनों सस्पेक्ट पालनपुर पहुंच जाते हैं तो गुजरात पुलिस लोकल इन्फॉर्मर को एक्टिवेट कर देती है और दोनों सस्पेक्ट की तस्वीर देते हुए लगातार इन पर नजर रखने और इनसे जुड़ी एक एक जानकारी देने को कहती है।
जल्दी पुलिस वालों को टिप भी मिल जाती है कि दो सस्पेक्ट में से एक पालनपुर गांव के ही अपने एक रिश्तेदार के घर देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर उस रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जाती है, मगर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही सस्पेक्ट वहां से लापता हो जाता है। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस को फिर से अपने एजेंट से जानकारी मिलती है कि दोनों सस्पेक्ट पास के ही एक लॉज में रुके हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर 1 बजे रात में पालनपुर के ही एक लॉज में स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम छापेमारी करती है और फाइनली इन दोनों सस्पेक्ट को वंशिता की हत्या के 1 सप्ताह बाद धर दबोचा जाता है। मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दे दी जाती है। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद दोनों ही सस्पेक्ट को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट की पहचान 21 साल के संतोष मकवाना और 21 साल के ही विशाल अंभावने के तौर पर होती है। दोनों ही लड़के स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। मुंबई पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। इस दौरान दोनों ही आरोपी हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक आरोपी संतोष मकवाना और वंशिता आपस में दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। खुलासे के मुताबिक 25 अगस्त 2022 को भी संतोष हमेशा की तरह वंशिता को मिलने के लिए बुलाता है। स्कूल के बहाने वंशिता घर से निकलती है, मगर वो संतोष के साथ चली जाती है। रास्ते में ही संतोष का दोस्त विशाल भी मिल जाता है। फिर ये तीनों विशाल के घर पर चले आते हैं। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के बयान के मुताबिक संतोष और वंशिता कई घंटे एक साथ बिताते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब वंशिता जाने लगती है तो वो संतोष से कहती है कि भविष्य में वो अब उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। पुलिस को दिए बयान में संतोष द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वंशिता के मना करने के कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। ये विवाद कुछ ही मिनट में इतना गहरा हो जाता है कि कमरे में संतोष का दोस्त विशाल भी आ जाता है। संतोष पास में खड़े अपने दोस्त को इशारा करके वंशिता पर चाकू से हमला करने के लिए कहता है। संतोष का आदेश मिलते ही विशाल एक के बाद एक कई बार वंशिता के पेट पर चाकू से कर देता है। वंशिता भाग ना जाए और वो जोर से चिल्लाए ना, इसलिए संतोष जोर से उसका मुंह बंद करने के साथ साथ उसे जोर से पकड़ कर भी रखता है। इतना ही नहीं, अगले ही पल संतोष विशाल के हाथ से चाकू लेकर खुद ही वंशिता के शरीर पर हमले करने लगता है और ये हमले तब तक जारी रखता है जब तक कि वंशिता की सांसें नहीं थम जाती हैं। जब वंशिता मर जाती है तो विशाल और संतोष मिलकर पहले तो वंशिता का स्कूल ड्रेस चेंज करके विशाल की शर्ट और पैंट उसे पहना देते हैं। फिर कमरे में रखे एक कंबल में वंशिता के शरीर को अच्छे से लपेट देते हैं और एक बड़े से ट्रैवल बैग में किसी तरीके से वंशिता के शरीर को उसी बैग में रख देते हैं। लाश को बैग में छिपाने के बाद दोनों घर के बाहर आते हैं और पास के ही एक ऑटो रिक्शा को भाड़े पर बुलाते हैं। फिर ऑटो पर ही बैग रखकर विले पार्ले रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। यहां पर दोनों बैग के साथ विरार स्लो ट्रेन पर चढ़ते हैं। आगे ये नायगॉन स्टेशन पर उतरने से पहले 5:30 पर स्टेशन से ठीक पहले झाड़ियों के बीच एक ब्रिज के नीचे चलती ट्रेन से उस बैग को फेंक देते हैं। आगे ये दोनों वसई के लिए दूसरी ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी वसई पहुंचने के बाद नई जीन्स और शर्ट खरीदते हैं। पास के ही एक सैलून में जाकर बाल कटवाते हैं और एक नए लुक के साथ वसई से विरार चले जाते हैं। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ये दोनों सफर करते रहते हैं और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। इन खुलासों के बाद इन दोनों की ही निशानदेही पर पुलिस वाले पालनपुर से ही एक घर में छापेमारी करके इन दोनों का मोबाइल भी बरामद कर लेते हैं। इसके अलावा वंशिता का ड्रेस, स्कूल बैग इत्यादि भी यहां से मिलता है। अब यह तो साफ हो चुका था कि वंशिता की हत्या उसके दोस्त संतोष ने अपने एक और दोस्त विशाल के साथ मिलकर की है, मगर इस हत्या का मोटिव क्या था? इस सवाल का जवाब देते हुए पुलिस वाले खुलासा करते हैं कि विशाल और संतोष ने जो बयान दिया उसके मुताबिक जब संतोष और वंशिता की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है तो दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इस बात का पता वंशिता के परिवार वालों को भी चल जाता है। फिर एक दिन परिवार वाले वंशिता को संतोष से दूर रहने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, कथित तौर पर वंशिता के परिवार के कुछ सदस्य संतोष के साथ हाथापाई भी करते हैं। वंशिता के परिवार वालों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से संतोष का ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करता है और फिर इस प्लान में अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लेता है। चूंकि संतोष ने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वो वंशिता को किसी तरह अपने जाल में फंसाए रखता है। इस बीच वो विशाल के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग में भी लग जाता है। ये सब कुछ करने के लिए अच्छे खासे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए संतोष एक दिन मौका पाकर अपने मां की ही गोल्ड का मंगलसूत्र 2 लाख में पास के ही एक ज्वेलरी शॉप पर बेच देता है। क्योंकि वो मंगलसूत्र चोरी का था, इसलिए एक दलाल के जरिए यह डील करवाई गई थी, इसलिए 10,000 रुपए कमीशन दलाल को भी देता है।
बाकी बचे पैसों में से वो कुछ पैसा अपने दोस्त विशाल को चाकू और कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए देता है। आगे प्लान के मुताबिक ही संतोष वंशिता को मिलने के लिए बुलाता है, कुछ समय साथ बिताता है, फिर बहाने से झगड़ा शुरू करता है और इसी झगड़े के बीच संतोष का इशारा मिलते ही विशाल वंशिता पर चाकू से हमला कर देता है और आगे घायल वंशिता को संतोष अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देता है। आखिर संतोष ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया और पुलिस से बचने में कामयाब कैसे हो गया? इसके जवाब में संतोष बताता है कि वो पिछले काफी समय से लगातार क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज देख रहा था। इन्हीं सब चीजों को देखकर उसे क्राइम करने और फिर क्राइम से बचने का आइडिया आया और इस भरोसे के दम पर उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। संतोष अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए विशाल को भी इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी कर लेता है। इतना ही नहीं, विशाल को यकीन भी दिलवा देता है कि वो ये सब कुछ करने के बावजूद पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहेगा और फिर जब एक समय बाद सब कुछ शांत हो जाएगा तो वापस मुंबई आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगा। मगर पुलिस की अथक मेहनत से संतोष की सारी प्लानिंग धरी रह गई और उसके जुर्म का पर्दाफाश हो गया। संतोष और विशाल दोनों पर ही हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों फिलहाल जेल में ही हैं। इस केस में कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। पूरी सुनवाई होने के बाद अदालत का जो भी फैसला होगा वो तो होगा ही। अगर आपको इस मामले में फैसला सुनाने का अधिकार दिया जाए तो आप संतोष और विशाल को क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।